Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you all guys in the series of solving previous year question papers of CTET. And in our today's video, we will discuss the language section. We will analyze the 30 questions of language Hindi. आज की वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है और आज हम हिंदी लैंग्वेज के ही 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जो नीचे के कुछ पंक्तियां दी गई हैं, कुछ कविताओं की या फिर कुछ किसी कविता कोई पंक्ति दी गई हैं, उनके हमने उसको अच्छे से पढ़ना है पहले, तो फिर उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सही और सबसे उपयुक्त आंसर हमने देने हैं। सो सबसे पहले हम ये जो कविता की लाइनें वही पढ़ते हैं। पूरब चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। जो ये कविता है इसमें पूर्व चलने के बटोही, बटोही होता है गाइस पथिक या फिर राही, यानी कि पूर्व दिशा की ओर, यानी कि आगे बढ़ने वाले जो पथिक हैं उनको बोल रहे बाट की पहचान कर ले, कि वो अपने रास्ते की पहचान कर लें। है अनिश्चित किस जगह पर, ये चीज़ बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, दिस इज़ नॉट डेफिनेट। सरित गिरी गहवर मिलेंगे, कि कहाँ पर उसको सरित यानी कि नदी, गिरी यानी कि पर्वत पहाड़ मिलेंगे, ये बात निश्चित नहीं है कि इसको कहाँ पर पर्वत कहाँ पर नदियाँ मिलेंगी। है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, ये भी निश्चित नहीं है कि इसको कहाँ पर सुंदर वन या कहाँ पर उसको बाग मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, किस जगह पर जाकर उसकी जो जीवन रूपी यात्रा है वो खत्म हो जाएगी यह चीज़ भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, ये बात भी बिल्कुल अनिश्चित है कि कब सुमन, सुमन होता है फूल और कंटक होता है कांटे, यानी कि उसको जीवन रूपी यात्रा में कहाँ पर सुख कहाँ पर दुख मिलेंगे ये बात भी निश्चित नहीं है। कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूरब चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि कौन होगा जो तुझे छू जाएगा या फिर तेरी आत्मा को छू जाएगा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, कि जो कुछ भी तेरे पास आएगा वो रुक जाएगा, ये बात निश्चित नहीं है, जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। तो यही कविता का मूल भाव है और जो ये कविता है ये हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है। अब हम जो इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 91 पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता का संकेत किया गया है, कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर या साहस की ओर। ये जो कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता, ये जो यात्रा की अनिश्चितता यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है, हर एक तीसरी चौथी पंक्ति में हमको देखने में मिल रही है अनिश्चित यह भी, कि कहाँ पर उसको सुख दुख मिलेंगे, कहाँ पर उसको सुंदर बाग वन मिलेंगे, कहाँ पर नदियाँ मिलेंगी, ये सब कुछ अनिश्चित है, यानी जो उसकी यात्रा की विशेषता को बता रही हैं। तो ये जो यात्रा की जो विशेषता है अनिश्चितता, तो अनिश्चितता की ओर यही उसकी विशेषता बताई गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 92, कविता में आए सुमन और कंटक, सुमन यानी कि फूल, कंटक यानी कि कांटे। अब हमें इनका जो लिटरल मीनिंग लेना है, लिटरल मीनिंग हमको सीधे फूल और कांटे पे जवाब पे आंसर नहीं टिक कर देना है, इसका जो सही जवाब रहेगा वो सुख और दुख रहेगा, कि जीवन में ये बात बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कहाँ पर उसको सुख और कहाँ पर उसको दुख मिलेगा। प्रश्न नंबर 93, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। जो ये कविता है पूरब चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें कवि व्यक्ति को किस प्रकार की किस बात की वो प्रेरणा दे रहा है, हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, या फिर हर स्थिति में आगे बढ़ने की। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, हर स्थिति में आगे बढ़ने की जो कवि व्यक्ति को प्रेरणा दे रहा है। प्रश्न नंबर 94 देखिए,
इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख हैं। बिल्कुल आसान सा जवाब है, कुछ भी निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सब कुछ निश्चित है, ये बात तो अपने आप में ही गलत हो जाती है। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। सब और मुश्किलें हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। कहीं पर हमारा जीवन मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई बार हमारा जीवन सुगम भी हो जाता है। सब और सुख हैं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, यानी कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद तो सुख आता ही रहता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 95, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तटिनी, जयमाला, नद या फिर प्रवाह। जो ये ऊपर के तीनों वर्ड हैं, तटनी, जयमाला और नद, ये सरित यानी कि नदी के पर्यायवाची हैं, इसके समानार्थी समानार्थ वाले हैं। लेकिन जो प्रवाह, वेग, ये इनसे जो समानार्थी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है हमने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। और हमसे नहीं ही पूछा गया था कि कौन सा सरित शब्द का समानार्थी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 96, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? जो गाइस वर्ड के पीछे लगता है। और उपसर्ग क्या होता है? जो किसी भी शब्द के आगे लगता है। अब इसमें जो अनिश्चित है, अनिश्चित में उपसर्ग अ यूज हुआ है। निश्चित के साथ अ लग जाने पर वो अनिश्चित हो गया। और अनिश्चित वर्ड में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो वो है ता, अनिश्चितता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा। अब आगे जो प्रश्न संख्या 97 से 105 तक है, उसमें भी हमने नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 97 से 105 के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब जो 91 से लेकर के हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 105 तक, टोटल ये 15 क्वेश्चन है आई थिंक, फ्रॉम 91 टू 105। तो आप देख सकते हो कि 15 क्वेश्चन के 2 पैराग्राफ पूछे गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ को पढ़ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेना, उनके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, वी हैव टू डील विद दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ इन आवर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पैराग्राफ। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियाँ करने लगे या रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं। अब जो ये 3-4 लाइनें, इनसे हमको क्या पता चल रहा है कि जो राष्ट्रीय पर्व, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय त्यौहार हैं, या फिर कोई भी कल्चरल हमारा जो फंक्शन है, उसके दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनाई जाएं, इस पर तो समाज की व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, बच्चे उनका आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियाँ करने लगे, यह माता पिता को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं। जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, यदि बच्चे अगर गीत संगीत इनमें रुचि लेने लगे तो वो उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर उनके माता पिता उनको चलाना चाहते हैं। जिस राह से वे अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं, वो उस राह से भटक जाएंगे। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। तो इस जो ये गद्यांश जो हम पढ़ रहे हैं, ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या बातें पता चल रही है? अब तक लाइनें पढ़ी हैं कि राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों में गीत गाए जाएं, तुकबंदियाँ की जाए, ये बात अच्छी है, इस बात को समाज में एग्री किया जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा गीत संगीत में रुचि ले, खुद तुकबंदियाँ करे, उस बात पर समाज को बिल्कुल ऐतराज़ है। माता पिता भी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि माता पिता ये सोचते हैं कि अगर ऐसा करेंगे बच्चे तो फिर वो उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पे वो उनको चलाना चाहते हैं, या फिर जो गोल पेरेंट्स ने बच्चों के लिए फिक्स किया हुआ वो उसको प्राप्त नहीं करेंगे। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाएं, यह स्कूल को मंजूर नहीं कि डेली तो स्कूल में पढ़ाई ही होती रहे, लेकिन जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम या एक्टिविटी हो तब स्कूल वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करें। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें।
तो जो इसमें गीत संगीत इनके खिलाफ बात की गई है, इनको बिल्कुल नेगेटिवली लिया गया है। आगे देखिए क्या बोला गया इसमें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी, वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं, लिमिटेड हुई हैं, वो कम हो गई हैं बहुत। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों, बाल गीतों का सृजन भी हो जाता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाया करती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित भी होती रहती थी। तो गाइज ये था पैराग्राफ जो हमने रीड किया। इसमें जो गीत संगीत उसके बारे में बोला गया कि समाज की क्या आज अवधारणा बन गई है इसके बारे में। वैसे तो समाज में गीत संगीत को पूरी अनुमति है, व्यापक सहमति है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा इसके में अंदर रुचि लेता है तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसके अभिभावक ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि बच्चे इसके अंदर रुचि लें, क्योंकि वो इसको नेगेटिव मानते हैं। अगर बच्चे उनके अंदर रुचि लेने लगेंगे तो फिर वो उस राह से वो भटक जाएंगे, वो गोल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करेंगे जो उनके माता पिता ने उनके लिए फिक्स किया है, जबकि बात पूर्ण रूप से गलत है। बच्चों को वही काम करने की छूट दी जानी चाहिए जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें उनकी रुचि है, तभी वो किसी भी चीज़ में डेवलप हो पाएंगे, किसी भी फील्ड में वो आगे जा पाएंगे। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 97 देखिए। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाएंगे, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे या केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमको क्लियरली दिख रहा है पैसेज पढ़ने से कि माता पिता द्वारा जो लक्ष्य है उन्होंने छांट रखा है कि हमारे बच्चे ये बने बड़े होकर, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो 97 का दूसरा ऑप्शन सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 98 देखिए। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। जो 98 का स्कूल के अकॉर्डिंग सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 1 कि स्कूल की पढ़ाई लिखाई का इससे कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 99। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल सही है। ये संस्कृति का एक ऐसा पार्ट है अभिन्न, यानी कि जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही से हमारी लैंग्वेज की क्रिएटिविटी बढ़ती है। समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, समाज में इसकी व्यापक सहमति है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 100वां क्वेश्चन देखिए। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में या फिर संपूरक के रूप में। जो आज की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 101। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, वे बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इसका भरपूर आनंद लेते हैं। इसमें हमने जो स्टेटमेंट सही नहीं है यानी कि गलत वाली स्टेटमेंट हमने छांटनी है, जिसका सही जवाब रहेगा 101 का वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो ये तीनों स्टेटमेंट ऊपर वाली और नीचे वाली 2, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं गीत और कविता के बारे में, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है कि इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। प्रश्न नंबर 102। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल या फिर शिक्षा अधिकारी। ये बात पैसेज से भी क्लियर हो चुकी है, माता पिता इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 103। कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है। 103 का जो
अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। इसका जो सही जवाब रहेगा वो होगा सकर्मक क्रिया। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा सकर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें कर्म होता है, यानी कि कर्ता के किए गए काम का फल कर्म पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने पत्थर लिखा। अब जो इसका ये कौन सी क्रिया है, पत्थर लिखा, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जो राम पत्थर लिखा उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। अब सीता हंसी, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हंसने का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े तो वो अकर्मक क्रिया होती है, और जब कर्ता के जो काम है उसका प्रभाव कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया होती है। तो कविताएं सुनी सुनाई जाए, यानी कि किसी ने तो सुनी है वो कविताएं, तो इसका प्रभाव कर्म पर पड़ा है, तो सकर्मक क्रिया इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2। 104 प्रश्न देखिए। सांस्कृतिक में प्रत्यय, प्रत्यय होता है गाइज जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। सांस्कृतिक, तिक, कृतिक, इक या फिर क। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इक। संस्कृति में इक वर्ड प्लस कर देने से वो सांस्कृतिक बन जाता है। प्रश्न नंबर 105, मंजूर का समानार्थी शब्द है पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार या फिर अच्छा। इसका सही जवाब होगा स्वीकार। मंजूर यानी कि कोई भी बात स्वीकार होना, एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 106 देखिए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, या फिर कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या फिर कक्षा में लिखित आकलन। प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, पहली कक्षा लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे, तो उनके लिए हिंदी भाषा अगर हम सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होगा, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे इतने शिक्षक से प्रेरित नहीं रहते। कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, बिल्कुल पाठ्यपुस्तकें उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं होती। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, यानी कि दीवारों पर भी रंगीन चित्र लगे हों, उनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े फूल पत्तियां छपे हुए हों, तो वो चीज़ बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे छोटे होते हैं, उनका और किसी भी चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना कि रंगीन चित्र और फिर प्रिंट समृद्ध परिवेश को वो देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 107 देखिए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहित अर्थ क्या है। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो जो इसका सही जवाब होगा गाइस, एक बार इन सभी ऑप्शन को हम देख लेते हैं। बच्चों की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए तो बिल्कुल ही गलत है। बोलचाल की भाषा तो वो सीखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो कोरा कागज बिल्कुल भी नहीं होते। वो उनके पेरेंट्स कैसे बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं, तो स्कूल आने से पहले वो बहुत सारी बोलचाल की भाषा, कुछ अनुभव अपने साथ लेकर के आते हैं। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चों के जो भाषाई अनुभव है उनका उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए, इससे तो वो नेगलेक्ट फील होंगे, उनमें हीन भावना पनपेगी। जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न संख्या 108 देखिए। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, या फिर बाल साहित्य को। जो भाषा सीखने सिखाने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्लेस है वो किस चीज़ का है गाइस, वो है सामाजिक अंतःक्रिया का, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि अपने समाज में रहने वाले लोगों के साथ बातचीत, उनके साथ व्यवहार, इस चीज़ का बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे को यदि हम भाषा सिखाना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के दौरान ही बच्चा सबसे ज़्यादा सक्रिय है और वो बोल के दूसरों को इमिटेट करके सीख रहा है, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 109। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, या फिर बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दें, या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। 109 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के, यानी कि उनके ऊपर ना तो फोर्स डालें
ना ही उनको किसी प्रकार से पनिशमेंट का डर दें। सहज यानी कि वो स्वाभाविक रूप से जितना वो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उसको बढ़ाने के उनको अवसर दें। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 110, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके आप केशव के शब्दों में लिखो। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करोगे कौन किस बात से घबराता है। या फिर ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? गाइस, जो ये आप चारों क्वेश्चन देख रहे हैं, इन सब में जो ये फोर्थ ऑप्शन है, इसका जो बच्चा जवाब देगा वो सिर्फ एक शब्द में दे देगा कि उसने अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदा था। तो इसमें जो भाषा का आकलन बिल्कुल भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीके से हुआ है। जो ऊपर के तीनों हैं सवाल, उनमें बच्चा सोच करके उसकी विचार शक्ति बढ़ेगी, तो तीनों ही पॉजिटिव है। लेकिन जो सबसे कमज़ोर पूछा गया, तो हमने ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा 110 का। प्रश्न नंबर 111, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण या फिर लेखन? ये तो सबसे आसान सवाल है। संप्रेषण भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार होता है। संप्रेषण होता है गाइस कम्युनिकेशन, बोलकर अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरों के विचारों और भावों को समझना, यही कम्युनिकेशन होता है और यही भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। 111 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 112 देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहानी सुनना और शब्दश लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, कविता सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना या फिर सुनी गई कहानी को शब्दश लिखना। तो जो भाषा की लिखने की, सुनने और लिखने की कुशलता, यानी कि कोई ऐसा ऑप्शन हमने चूज़ करना है जो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन, उसको असेस करने का सबसे अच्छा तरीका। अब देखो, कविता सुनना और शब्दश, किसी कविता को सुनकर बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना, इससे तो कोई सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन नहीं हुआ। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी कोई ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है कि जब बच्चा अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस करेगा तो वो उसने सुना भी ध्यान से होगा और वो लिखेगा भी बड़े अच्छे से। तो यही तीसरा ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 113, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि जो सार्थक है, कभी कभी जब वो पढ़ता है, पढ़ते टाइम सेंटेंसेस की और वर्ड्स की पुनरावृत्ति यानी कि उनको रिपीट करता है, तो वो क्या चीज़ उसको शो कर रही है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, या फिर वह अटक अटक कर पढ़ रहा है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। जो इसका सही जवाब होगा गाइस, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जब उसको कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तब उस सेंटेंस को वो दोबारा पढ़ रहा है ताकि वो अच्छे से उसका मीनिंग समझ पाए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों का ही पता करना। जो इसका उद्देश्य नहीं है गाइस, हमसे वो पूछा गया है, तो जो इसका आंसर करेक्ट रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पे फोकस कर दिया तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी ये इसका उद्देश्य नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि उसकी जो बच्चों की लैंग्वेज प्रोग्रेस हुई है उसको अभिभावकों को और अन्य शिक्षकों को बताना, ताकि वो उसके सुधार के लिए कुछ न कुछ कदम उठा सकें। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप ले सकें। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका उद्देश्य नहीं है, तो वही हमने छांटना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो फोर्थ इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन यानी कि बिल्कुल अच्छा लिखना, तो उस चीज़ का उदाहरण कौन सा है? छुट्टियां कैसे मनाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इत्र कठिन शब्दों के श्रुत लेखन,
या फिर किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सबसे उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण होगा, क्योंकि जब बच्चे आंखों देखी घटना का वर्णन करेंगे तो वो बिल्कुल एक तो उस घटना को एनालाइज करेंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा और किस प्रकार से वो शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि इनेट एबिलिटी होती है बच्चों में कोई भी लैंग्वेज सीखने की। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, या फिर बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि घर से अपने समाज से वो कुछ ना कुछ सीख कर जरूर आते हैं। वो जब स्कूल आते हैं तो कोई कोरा कागज या फिर ब्लैंक स्लेट नहीं होते। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। वो अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने परिवार से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, एलएडी, इसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है। नॉम चॉम्स्की ने जिसकी कंसेप्ट दी थी, तो बच्चों में होती है ये जन्मजात क्षमता की, जिससे वो भाषा सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 117, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। जो डिस्ग्राफिया से बच्चे प्रभावित होते हैं, किस चीज़ में उनको डिफ़िकल्टी होती है? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में या फिर लिखने में? डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी कि ग्राफ से आप इसको याद कर सकते हो, यानी कि लिखने से संबंधित। इनमें बच्चों को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। 117 का जो फोर्थ ऑप्शन है जो सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास, या फिर हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं? जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। इससे बच्चों को कोई मतलब नहीं है। नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ, बहुतायत में दिए गए अभ्यास, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस सेट, जो हिंदी भाषा को विविध रूप दें, ऐसी रचनाएं प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में होनी चाहिए। वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे डिफरेंट रूप से वो सीख सकते हैं। उनकी जो सीखने की क्षमता है सभी की अलग अलग होती है। तो हिंदी भाषा की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें ऐसी ही रचनाएं होनी चाहिए जो उसको अलग अलग डिफरेंट उसको रूप दे सकें। क्वेश्चन नंबर 119, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। ये संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं बहुभाषी कक्षा में। बहुभाषी कक्षा यानी कि जिसमें 1 या 2 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं यदि उनको पॉजिटिवली लिया जाए। बच्चे अगर अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने परिवार से कुछ अनुभव लेकर के आए हैं, तो उनको स्वीकार करना चाहिए, ना कि उनको बिल्कुल मना कर देना कि वो भाषा का इस्तेमाल ना करें जो उनके घर समाज में बोली जाती है। इससे बच्चों में एक हीन भावना पनपेगी कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जा रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? क्या डिफरेंस है मेन, हमने वो बताना है। भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, या फिर भाषा की जटिल संरचना? 120 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा का उपलब्ध परिवेश। यानी कि भाषा सीखने फिर भाषा अर्जित करने में अंतर करने का मुख्य आधार, यानी कि भाषा का जो उपलब्ध परिवेश है वो किस प्रकार का है, उस चीज़ पे वो कोई भी लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर लैंग्वेज लर्निंग डिपेंड करती है। भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, इन दोनों में फ़र्क है गाइस। भाषा सीखना तो वो होता है जब हम खुद के एफर्ट लगा के कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, वो होता है भाषा सीखना। और भाषा अर्जित करना होता है जब हमें अपनी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं। अब देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं घर में 6 महीने के, 1 साल के, वो अपने आप भाषा सीख जाते हैं, जो भी उनके माता पिता के द्वारा, उसके दादा दादी के द्वारा बोली जाती है। तो उसको सीखने के लिए उनको कोई अलग से कोचिंग, अलग से ट्यूशन नहीं लगाना पड़ता, वो नेचुरली सीख जाते हैं। वो होता है भाषा का अर्जन, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। और ये होता है भाषा सीखने की लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखना, जैसे स्कूल में बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे इंग्लिश सीखते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर वर्ड जोड़ना सीखते हैं, तो वो होता है लैंग्वेज लर्निंग। और लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जब बच्चे अपने घर पर रहकर बिना किसी सेल्फ एफर्ट के वो लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो उसका जो बेस है डिफरेंस करने का, वो क्या है?
भाषा का उपलब्ध परिवेश, यानी कि जो उसका जो चारों तरफ की सराउंडिंग है वो कैसी है, वो चीज़ से वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो गाइज ये थे 30 क्वेश्चन जो हमने लैंग्वेज 1 हिंदी के डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट you can get the notification whenever we upload any another educational video. This was our today's video. Meet you in the next interesting video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video.